हेलो दोस्तों, एलडीसी रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग टेस्ट सीरीज 47 के क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। देखिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज करके टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं, पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। यह क्वेश्चन जो है एनईआर डिवीजन का, बनारसी डिवीजन का यह क्वेश्चन है, जिसका एग्जाम 7/1/2022 को एग्जाम हुआ था। चलिए देर न करते हम क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, देखिए, फिएट बोगी में 175 mm त्रिज्या कर्व पर भी डैश गति से घूमने में सक्षम है। मतलब कि अगर 175 mm त्रिज्या पर भी अगर घूम रही है गाड़ी, तो कितना किलोमीटर के स्पीड से वह घूम सकती है, यही आपका यह क्वेश्चन है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, या 60 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से भी यह गाड़ी घूम सकता है, अर्थात 175 mm त्रिज्या के कर्व पर भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पहिया बदलते समय बीजी वैगन की एक ही ट्रॉली पर पहिए के चलने के लिए व्यास में अनुमत भिन्नता कितना होना चाहिए। देखिए, यहाँ पहिया बदलते समय बीजी वैगन की एक ही ट्रॉली, देखिए यहाँ पर ट्रॉली की बात किया है, एक ही ट्रॉली पर अगर पहिया बदल रहे हैं तो उसके चाका के जो व्हील का जो व्यास होता है, दाया जो होता है, उसमें कितना का अंतर होगा तो चलेगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम आपको डिटेल रूप से मैं बता देता हूं आपको। थोड़ा सा इसको ऊपर घसका लीजिए। चलिए, देखिए यहाँ पर जो है वैगन की बात किया गया है। ठीक है, तो वैगन में अगर हम चलते हैं, पहले वैगन लिखिए या गुड्स लिखिए। ठीक है, गुड्स मतलब कि गुड्स हो या वैगन हो, उसके लिए अगर हम करें यहाँ यहाँ लिख दीजिए, ऐसे तो ठीक रहेगा। तो यहाँ पर आपको ट्रॉली में बात किया गया है। अगर एक ही एक्सल, मतलब एक ही अगर एक्सल पर अगर बात किया जाए, एक ही एक्सल पर, ये एक्सल हो गया, मान लेते हैं यह चक्का है, तो एक ही एक्सल पर चक्का के व्यास में, मतलब दाया में अंतर कितना होगा, तो 0.5 mm। कितना? 0.5 mm। ठीक है, और मान लेते हैं कि यहाँ पर एक ट्रॉली हो गया, यहाँ पर भी एक चक्का है आपका। ठीक है, अब देखिए इसमें और इसमें, ठीक है, एक ही ट्रॉली में, आपके क्वेश्चन में है कि एक ही ट्रॉली में, मान लेते हैं कि यह एक ट्रॉली हो गया, तो एक ट्रॉली में दोनों चक्का के दाया में अंतर कितना होना चाहिए, तो ये हो जाता है आपका 13 mm। कितना होता है? 13 mm। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर एक और हम ट्रॉली बना दिए, यहाँ पर एक और चक्का हमने लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, तो अगर एक ही, और ये जो हो गया, मान लेते हैं कि ये पूरा एक वैगन हो गया, टोटल एक वैगन हो गया, तो इसमें अगर इस दाया में और ये दाया में, दोनों में, मतलब इस ट्रॉली के चक्का जो लगा हुआ है, दूसरे ट्रॉली के जो चक्का लगा हुआ है, ये दोनों चक्कों के बीच में अंतर अगर कितना है, तो ये अगर पूछा जाए तो ये हो जाता है 25 mm। कितना होता है? 25 mm। मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ? गुड्स के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, गुड्स के लिए बात कर रहा हूँ, अर्थात गुड्स में अगर एक ही एक्सल पर अगर पूछता है तो 0.5 mm। ठीक है, एक ट्रॉली में, एक जो है ट्रॉली में अगर पूछता है तो आपको हो जाता है 13 mm। ठीक है, और एक वैगन, वैगन में अगर पूछता है तो ये हो जाता है 25 mm। क्या? दाया, यानी चक्का के व्यास में अंतर, दाया में अंतर। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे, ये जो मैंने गुड्स के बारे में, वैगन के बारे में मैं आपको बताया। ठीक है, अब हम चलते हैं कोचिंग स्टॉक में। ठीक है, कोचिंग स्टॉक की अगर हम बात करते हैं, तो कोचिंग स्टॉक में अगर एक ही अगर एक्सल पर अगर हम बात करें तो इसमें भी 0.5 mm होता है, 0.5 mm। और एक ट्रॉली में, एक ट्रॉली में जो दो एक्सल होते हैं, चार चक्का होता है, तो इस एक्सल और उस एक्सल के, मतलब कि जो चक्के लगे होते हैं उसके, मतलब कि एक ट्रॉली में अगर चक्का के अंतर अगर देखा जाए तो इसमें होता है 5 mm। कितना होता है? 5 mm। और एक कोच में अगर बात करें, अगर कोच में अगर बात करें तो ये हो जाता है 13 mm। ठीक है, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यह जो है थ्योरिकली है, लेकिन प्रैक्टिकली जो है, वर्कशॉप में जो भाई व्हील शॉप में होंगे वो कहेंगे कि सर यहाँ जो 10 mm से ज्यादा हम लोग नहीं करते। भी बात सही है, 13 mm थ्योरिकली है, लेकिन 10 mm से ज्यादा शॉप से बाहर नहीं जाने दिया जाता है, 10 mm से ज्यादा अंतर नहीं जाने दिया जाता है। ठीक है, और
एक ही अगर ट्रॉली में अगर बात करें तो 2 एक्सल के जो चक्के होते हैं उसमें है तो 5 mm, ठीक है। जहां तक विश्वास है कि समझ गए होंगे, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 3 पर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करें कि सेंटर पिवोट पिन कोई ट्रांसमिट नहीं करता, ठीक है। सेंटर पिवोट पिन, सेंटर पिवोट पिन आप जानते हैं कि यह मान लेते हैं कि ट्रॉली हो गया, यह आपका कोच हो गया, यहाँ पर ये सब चक्के लगे होते हैं, ठीक है ना। चक्के लगे, यहाँ पर एक सेंटर होता है जिसपे गाड़ी का सेंटर होता है, ठीक है ना। तो यही कह रहा है कि यह सेंटर पिवोट जो है क्या ट्रांसमिट नहीं करता है, ठीक है ना। तो यह वर्टिकल जो है कहाँ लिखा है, डी नंबर में लिखा है, ठीक है। वर्टिकल, वर्टिकल फोर्स को यह ट्रांसमिट नहीं करता है। वर्टिकल का मतलब ये हो गया कि ऊपर से जो दबाव, गाड़ी का दबाव जो है यह ट्रांसमिट नहीं करता है। तो आखिर यह करता क्या है, ठीक है। तो यह इस पर 2 क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन में आदमी जो है कंफ्यूज कर जाता है, ठीक है। तो ये वर्टिकल ट्रांसमिट नहीं करता है तो करता क्या है, यह ड्रा एंड बफिंग फोर्स, ड्रा एंड बफिंग फोर्स या ब्रेकिंग फोर्स को यह ट्रांसमिट करता है, ठीक है ना। गाड़ी का ड्रा, बफिंग फोर्स और ब्रेकिंग फोर्स को यह ट्रांसमिट करता है। अर्थात अर्थात जब गाड़ी में ब्रेक लगती है तो गाड़ी का जो मतलब कि यहाँ पर ब्रेक लगती है, गाड़ी का जो इस टाइप से जो फोर्स होता है, ठीक है ना, उसको जो है यह ट्रांसमिट करता है, ठीक है। क्वेश्चन इस पर आएगा कि सेंटर पिवोट किसको ट्रांसमिट करता है, तो ड्रा, बफर एंड ब्रेकिंग फोर्स को यह ट्रांसमिट करता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि वर्टिकल फोर्स जो है यह ट्रांसमिट नहीं करता है, तो वर्टिकल ट्रांसमिट यह कौन करता है। तो जैसे मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पर एक बोगी बना दिया, ठीक है ना, और यहाँ पर देखते हैं कि एक बोलिस्टर रखा रहता है, बोलिस्टर के बीच में यहाँ पर एक साइड बैरियर होता है, ठीक है। तो साइड बैरियर में देखिए यहाँ पर तेल भी भरा रहता है, जो बोगी शॉप में जो भैया काम करते होंगे वो जानते होंगे, या ओपन लाइन में भी देखते होंगे। तो इस पर जो है वर्टिकल क्वेश्चन आता है कि गाड़ी का लोड ट्रांसमिट किसके माध्यम से होता है, गाड़ी का लोड ट्रांसमिशन मतलब उसका भार जो है किसके द्वारा ट्रांसमिट होकर, ट्रांसफर होकर के मतलब बोगी पर या व्हील या चक्के पर जाकर के मतलब जाता है या ट्रांसमिट होता है। तो यह साइड बैरियर के माध्यम से, साइड बियरर, बेरर भी कहीं लिखता है, बैरियर भी, जो भी समझिए, साइड बैरियर के माध्यम से वो वर्टिकल जो है, वर्टिकल फोर्स जो है गाड़ी का ट्रांसमिट होता है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे, सेंटर पिवोट पिन कोई ट्रांसमिट नहीं करता है, वर्टिकल तो करता क्या है, यह ड्रा एंड बफर और ब्रेकिंग फोर्स को यह ट्रांसमिट करता है सेंटर पिवोट। और वर्टिकल जो है, वर्टिकल ट्रांसमिट जो है क्या बोलते हैं, साइड बैरियर के माध्यम से बोगी पर पूंछ का या गाड़ी का जो भी है लोड जो है जाता है। समझ गए ना, जहां तक विश्वास है कि समझ गए होंगे। साइड बैरियर के बारे में हमने बात किया है तो थोड़ा सा इसके बारे में भी आप समझ लीजिए कि दोनों साइड बैरियर के मध्य के बीच की दूरी पूछ देता है कि साइड बैरियर के दोनों मध्य के बीच की दूरी कितना होता है, तो 1600 mm होता है, ठीक है। इसमें तेल भरा रहता है, ठीक है, जिस तेल का नाम है सर्वोलेन 68, ठीक है, सर्वोलेन 68 इस तेल का नाम है जिसमें इसमें तेल भरा रहता है, ठीक है। और इसमें तेल जो है 2 से 2.5 लीटर भरा जाता है। ऑप्शन में जो है आपको 2 लीटर भी 2.5 लीटर भी एक साथ नहीं होंगे, ठीक है। तो 2 लीटर से 2.5 लीटर के बीच में इसमें तेल जो है भरा जाता है, ठीक है। और सर्वोलेन 68 जो है भरा रहता है। और यहाँ पर जो डैशपॉट होते हैं उसमें भी तेल भरा रहता है। तो डैशपॉट में तेल जो है आपको 1.6 लीटर तेल भरा जाता है। ऊंचाई में पूछता है डैशपॉट में तेल कितना ऊंचा तक भरा रहता है, तो 40 mm भरा रहता है। किसमें, डैशपॉट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें भी सर्वोलेन 68 भरा जाता है डैशपॉट में। और 1.6 लीटर जो एक्सल का जो गाइड करता है, एक्सल गाइड जो डैशबोर्ड में अंदर जो है एक्सल के दोनों तरफ जो है एक्सल बॉक्स जो होते हैं दोनों तरफ लगा रहता है, आप देखे होंगे, ठीक है। तो उसमें भी तेल भरा रहता है। इसके बारे में आप समझ लिए, जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं। चलिए 4 नंबर में क्या करेंगे, दुर्घटना नियमावली रेलगाड़ी की पार्टिंग का प्रकार है, ठीक है। तो यह जे क्लास का आता है, ठीक है। अब जे क्लास में भी आता है, कौन कौन है, तो J3 और J4, ठीक है। ये दोनों के ऑप्शन में देखिए इस टाइप से भी ऑप्शन रहता है J3 J4, लेकिन बहुत कम ही रहता है, ज्यादातर के इसी तरह ऑप्शन रहता है जे क्लास के। लेकिन आपके समझने के लिए डीपली जो है
इतना भी याद रखिएगा कि J3 और J4 के अंतर्गत जो ट्रेन का जो दुर्घटना नियमावली के अंतर्गत जो ट्रेन पार्टिंग जो होता है, पार्टिंग का मतलब ये दो पार्ट में जो बंट जाते हैं, उसके बारे में यह होता है कि गाड़ी दो पार्ट में सीबीसी किसी कारण बस छूट गया और मतलब गाड़ी दो पार्ट में बंट गया, उसी को मतलब हम लोग रेलगाड़ी की पार्टिंग कहते हैं। तो वो किस किस मतलब प्रकार का होता है, वो किस क्लास का होता है, तो J क्लास का होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर में क्या कह रहा है कि जब पहिया सेट रेल से कोणीय होता है ताकि पहिया निकला हुआ किनारा संपर्क अपने अग्रणी किनारे के करीब बना दे। ठीक है, यहां पर जोड़ लीजिए, कहलाता है, कहलाता है मतलब क्या कहलाता है। ठीक है, तो यह धनात्मक कोणीयता कहलाता है, यानी सकारात्मक पॉजिटिव एंगुलरिटी जो लिखा है, सकारात्मक कोणीयता इसको हम लोग कहते हैं। सकारात्मक या धनात्मक कोणीयता भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, जब यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िए कि जब पहिया रेल पहिया सेट रेल के लिए कोणीय होता है, मतलब जहां पर घुमावदार होता है, ताकि पहिया निकला हुआ किनारा, निकला हुआ किनारा का मतलब व्हील फ्लेंज की यह बात कर रहा है, किनारा संपर्क अपने अग्रणी किनारों के लिए करीब बना दे, मतलब नजदीक बना दे, क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है धनात्मक कोणीयता, यानी सकारात्मक कोणीयता, पॉजिटिव एंगल रेटी। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जब आवश्यक दबाव प्राप्त कर लिया जाता है तो वायु स्प्रिंग का लेवलिंग वाल्व की स्थिति क्या होगा, तो ये हो जाता है हॉरिजेंटल। ठीक है, हॉरिजेंटल होगा इसका, ध्यान में रखिएगा। एयर स्प्रिंग जो होता है उस पर जो है यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि लेवलिंग वाल्व वहां पर लगा रहता है, तो उसका जो है लेवलिंग वाल्व की स्थिति जो है हॉरिजेंटल हो जाता है। ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एयर स्प्रिंग के बारे में अब बात किया है। ठीक है, अब एयर स्प्रिंग के बारे में आप तो हॉरिजेंटल जान के, लेवलिंग वाल्व की जो है हॉरिजेंटल हो जाता है, उसको क्षैतिज कर मतलब कि क्या बोलते हैं वर्टिकल कर देंगे तो बंद हो जाएगा। और क्या बोलते हैं, एयर स्प्रिंग के बारे में भी आप थोड़ा बहुत सुन ले तो अच्छा रहेगा। एयर स्प्रिंग के बारे में ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है कि एयर स्प्रिंग का एक जुलरी रिजर्वायर की क्षमता कितना होता है। ठीक है, इस टाइप से अगर पूछ दे कि एयर एक मतलब कि एयर स्प्रिंग के लिए एक जुलरी रिजर्वायर मतलब एयर की क्षमता कितना होता है, तो 150 लीटर मारेंगे। इस टाइप से अगर क्वेश्चन पूछे तो ठीक है, ये एयर की क्षमता कितना होता है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि यह एक बोगी हो गया, यहाँ पर मान लेते हैं कि एयर स्प्रिंग लगा हुआ है, एयर स्प्रिंग यहाँ पर लगा हुआ है, तो अगर एक जुलरी रिजर्वायर, देखिए प्रत्येक स्प्रिंग के लिए एक जुलरी रिजर्वायर मतलब सहायक जलाशय जो है 40-40 लीटर का लगा रहता है। ठीक है, और यहाँ पर एक बीच में 150 लीटर का मेन रिजर्वायर लगा रहता है, जो चारों स्प्रिंग के एक जुलरी रिजर्वायर से यह कनेक्शन होता है। ठीक है ना, तो अगर इस टाइप से अगर पूछ दे कि एयर रिजर्वायर के लिए, एयर रिजर्वायर कह रहे हैं, एयर स्प्रिंग के लिए एक जुलरी रिजर्वायर मतलब एयर टैंक की क्षमता कितना होता है, तो 150, और एक जुलरी रिजर्वायर सहायक जलाशय की क्षमता कितना होता है, तो वो आप कहेंगे 40 लीटर। ठीक है, किसके लिए मैं बात कर रहा हूं, एयर स्प्रिंग के लिए मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन इस टाइप से अगर पूछ दे कि पूंछ का एयर की क्षमता कितना होता है, तो एलएचबी में जो है 200 लीटर का होता है, जो दो पार्ट में होता है। एक होता है क्या बोलते हैं इसको, इधर 125 लीटर का, और एक होता है 75 लीटर का। ठीक है, जो 125 लीटर का जो होता है वो जो है हम लोग ब्रेकिंग पर्पस के लिए कार्य करते हैं, यूज करते हैं, और 75 लीटर का जो है हम लोग टॉयलेट पर्पस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन आईसीएफ में जो है एयर की क्षमता जो है एक ही होता है टैंक 200 लीटर का, लेकिन एलएचबी में 200 लीटर का होता है, लेकिन दो पार्ट में होता है, एक 125 लीटर का और एक होता है 75 लीटर का। यह क्वेश्चन हमको बताने का कारण, क्योंकि मैंने आपको एयर स्प्रिंग का एक जुलरी रिजर्वायर एयर की क्षमता हमने बताया है, इसलिए उसमें और इसमें आप कंफ्यूज ना कर जाए, इसलिए हमने इसको भी आपके सामने रखा है। अगर एयर स्प्रिंग के लिए पूछ रहा है जुलरी रिजर्वायर की क्षमता, तो मेन अगर रिजर्वायर उसका पूछ रहा है एयर स्प्रिंग के लिए तो 150 लीटर मारेंगे, एक जुलरी रिजर्वायर पूछ रहा है तो 40 लीटर मारेंगे। अगर पूंछ की अगर एयर की क्षमता एक जुलरी रिजर्वायर की क्षमता अगर पूछता है तो एलएचबी के लिए 200, जिसमें भी अलग अलग होते हैं 125 और 75, और आईसीएफ के लिए एक ही 200 लीटर का एयर टैंक होता है। जहां तक विश्वास है कि समझ गए होंगे आप।
अगर यहाँ तक वीडियो में बने हैं तो एक बार लाइक शेयर कर दीजिए। अगर नए हैं तो 100% शेयर मतलब कि लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, इसलिए कि मेरे चैनल पर कोई भी वीडियो देखिएगा तो पूरा डिटेल रूप से बताया गया है, जाकर के देखेंगे। ये क्वेश्चन पर कई क्वेश्चन को क्लियर किया गया है, आपके सारे कंफ्यूजन को दूर किया गया है। चलिए 7 नंबर में क्या कह रहा है कि स्लीपरों के बीच प्रदान की गई गिट्टी को क्या कहते हैं। आप देखते हैं कि रेलवे जो ट्रैक होता है उसमें स्लीपर लगा रहता है और यहाँ पर जो है बहुत सारे गिट्टी जो रहते हैं, ठीक है ना। तो वही कह रहा है गिट्टी को क्या कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये जो है क्रीब ब्लास्ट, क्या कहा जाता है, क्रीब ब्लास्ट का है। तो इसको रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ओपन लाइन वाले भैया के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी में क्या कह रहा है कि सी श्रेणी ओडीसी जिनकी स्थिर संरचना से डैश mm से कम परंतु डैश mm से अधिक निकासी हो। कितना mm से कम और कितना mm से अधिक निकासी होना चाहिए। तो इसका आंसर मैंने टेस्ट में मैंने चेक कराया है NT, ठीक है, नॉन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। लेकिन इसका आंसर जो है यहाँ पर है, इसको थोड़ा सा मिटा दीजिए। तो यहाँ पर जो है 152 भर दीजिए और यहाँ पर 101 होना चाहिए। देखिए सी श्रेणी ओडीसी की स्थिरता संरचना में 152 mm से कम परंतु 101 mm से अधिक होना चाहिए, ठीक है ना। ये ध्यान में रखेंगे और इसको याद कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और है कि खाली लोड डिवाइस संकेत प्लेट में रंग कोड दिखाता है, ठीक है। अगर खाली है, अगर गाड़ी खाली है मतलब तो येलो दिखाएगा, एमपीटी में जो है येलो और ब्लैक जो है लोडेड कंडीशन में आपको दिखाएगा, ठीक है। खाली लोड डिवाइस प्लेट जो होता है यहाँ पर लिखा है ना इंडिकेटर प्लेट, इंडिकेटर प्लेट जो है उसमें रंग कोड जो दिखाएगा आपको, जब खाली रहेगा तो पीला दिखाएगा और लोड रहेगा तो ब्लैक दिखाएगा। ये प्रत्येक मतलब कि लगभग सेट में आ ही जाते हैं, इसलिए इसको आप लोग याद रखेंगे। या रनिंग क्वेश्चन है, ठीक है। 10 नंबर में हम चलते हैं। 10 नंबर में क्या कर रहा है कि मानव जीवन से जुड़े कोचिंग स्टॉक दुर्घटना की जांच कौन करता है, ठीक है। तो यह करता है CRS, ठीक है। CRS का फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिए, कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी, कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी। बहुत इंपॉर्टेंट ये मतलब फुल फॉर्म है, या पूछा जाता है बार बार कि CRS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी, ठीक है। और इसी में आप लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, एगो होता है CRIS, ठीक है। तो इसमें और इसमें आप लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। तो यह इसका हो जाएगा CRS कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी और इसका हो गया सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे और एक जगह आप लोग कॉपी में लिख लेंगे ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन में है कि मानव जीवन से जुड़े कोचिंग स्टॉक दुर्घटना की जांच कौन करता है, कौन करता है CRS, ये ना कि इसको मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या करा कि निरीक्षण गाड़ी का परिवहन कोड जो है क्या होता है, निरीक्षण गाड़ी का परिवहन कोड क्या होता है। तो इसको परिवहन कोड के बारे में जो है हमने ऊपर भी एक बार पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था पूरा डिटेल रूप से, ठीक है, परिवहन कोड, ठीक है। तो परिवहन कोड के बारे में आप जान लीजिए। निरीक्षण गाड़ी यानी इंस्पेक्शन कैरिज के बारे में आप कह रहा है, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो इंस्पेक्शन कैरिज का होता है RA, क्या होता है, RA होता है, ठीक है। अब यहाँ पर लिख लीजिए पैंट्री कार, पैंट्री कार का क्या होता है, तो पैंट्री कार का होता है WCB, ठीक है। उसके बाद में हो जाता है फर्स्ट क्लास AC का क्या होता है, फर्स्ट क्लास AC का क्या होगा, ठीक है। तो होता है FAC, क्या होता है FAC, ठीक है। और अगर 2 टीयर का पूछ दे, 2 टीयर का क्या होता है, तो 2 टीयर का होता है आपको CW,
क्या होता है, सी डब्ल्यू। अब यहाँ पर एसी लगा देंगे तो एसी सी डब्ल्यू यानी एसी सी डब्ल्यू यानी एसी 2 टियर हो जाएगा। तो यहाँ पर एसी अब अगर हम लगा देते हैं तो एसी सी डब्ल्यू, ठीक है। और 3 टियर का क्या हो जाएगा, तो ये 3 टियर का होता है सी एन, ठीक है। अगर हम यहाँ पर एसी लगा देते हैं एसी, तो ए सी सी एन हो जाएगा, ए सी सी एन यानी एसी 3 टायर, ठीक है। अगर यहाँ पर हम एस लगा देंगे तो स्लीपर 3 टायर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आप केवल 3 टायर का याद रखिए कि सी एन होता है, 2 टियर का सी डब्ल्यू होता है, और इसमें जो लगाना है अपना लगाते रहिए। एस लगाना है तो एस सी एन हो जाएगा, और एसी रहेगा तो एसी सी एन हो जाएगा, यानी एसी 3 टायर और स्लीपर 3 टायर, समझ रहे हैं ना। और इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। और चेयर कार का क्या होता है, तो सीजेड, ठीक है। चेयर कार का क्या होता है, सीजेड। अगर यहाँ पर हम एसी लगा देते हैं तो एसी सीजेड यानी चेयर कार एसी हो जाएगा, ठीक है। चेयर कार एसी या एसी चेयर कार, ठीक है। आईएस लगा देंगे तो स्लीपर चेयर कार हो जाएगा। तो आपके ऊपर है क्या लगाते हैं, ठीक है। और पावर कार जो होता है, पावर कार, तो इसके लिए होता है आर एम। क्या होता है, आर एम। तो ये हो गया आपको ट्रांसपोर्टेशन कोड, आप ध्यान में रखेंगे। आपके क्वेश्चन में पूछा था कि निरीक्षण गाड़ी का यानी मतलब कि इंस्पेक्शन कैरिज का कोड क्या होता है, तो होता है आर ए, ठीक है ना। ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह आपको ट्रांसपोर्टेशन कोड हमने बताया, ठीक है। और देखिए इसी आधार पर जो है सिंबल भी दे देता है, ठीक है। सिंबल भी दे देता है कि जैसे आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था कि निरीक्षण, यहाँ पर जो है रुकिए पेंसिल ले लेते हैं, निरीक्षण गाड़ी का परिवहन कोड यह पूछा है, ठीक है। लेकिन अगर सिंबल अगर पूछता है कि सिंबल क्या होगा, तो इस प्रकार होता है आयताकार, ठीक है। आयताकार, आयताकार अगर आपको चिन्ह अगर मिल जाता है तो इसका मतलब है इंस्पेक्शन, ठीक है। और एक जो होता है ये इंस्पेक्शन का हो गया, ठीक है। और एक होता है ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट 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 का जो है सिंबल क्या होता है, तो इस टाइप से होता है, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट का सिंबल हो गया, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और एक होता है इस टाइप से उल्टा त्रिभुज, उल्टा त्रिभुज इस टाइप से। तो इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है परमानेंट स्टोर, परमानेंट स्टोर, ठीक है। परमानेंट, देखिए मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, स्क्रीन पर लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, मेरे बातों पर मेरे आवाज पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो यह हो गया ट्रांसपोर्ट का सिंबल, यह हो गया इंस्पेक्शन का सिंबल, यह हो गया परमानेंट स्टोर स्टोर का सिंबल, ठीक है। और एक होता है देखिए एक होता है डी, डी का मतलब होता है डिले, इसका मतलब क्या होता है, डिले, ठीक है, डिले। और ओ का मतलब क्या होता है, ओ अगर गोला एक तो सिंबल आपको दिखाई दे तो इसका मतलब होता है संचालन, संचालन, ठीक है। तो ये मैंने सिंबल और ट्रांसपोर्टेशन कोड मैंने क्लियर कर दिया। ट्रांसपोर्टेशन कोड मैंने 7 को बताया है, ठीक है। और 5-6 इसमें भी हम बता दिया। इसको जो है आप लोग लिख लीजिएगा। एक क्वेश्चन मैंने कहा लगभग लगभग 10 क्लियर से ज्यादा क्वेश्चन क्लियर हुआ, ठीक है। तो जो भाई टेस्ट सीरीज में शामिल है या टेस्ट जो देते हैं उनसे मैं कहूंगा कि आप जो जब टेस्ट दे रहे हैं उसके कल होकर जब मैं वीडियो बनाकर मैं डालता हूं तो वहां पर जाकर के आप अपना नोट्स तैयार करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि आपने क्वेश्चन लिख लिया और फिर उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर आपने लिखा, फिर नोट दे करके अपना एरो का चिन्ह बनाए और इससे संबंधित जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूं उसको यहाँ पर अपना नोट करेंगे और अपने कलम का स्याही चेंज कर लेंगे, ठीक है। चलिए 12 नंबर में क्या कर रहा है कि एलएचबी कोच में डैम्पर की संख्या कितना होता है। यहाँ पर कोच की बात किया है, कोच में या डैम्पर, देखिए या डैम्पर की बात किया है, कोच में या डैम्पर की संख्या क्या होता है, तो कोच में या डैम्पर की संख्या 4 हो जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं इसका क्वेश्चन का आंसर तो आपने लिख लिया, ठीक है। अब इसके बारे में जितना मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा या नोट का चिन्ह देकर के अपने स्याही का रंग चेंज करेंगे और वहां पर लिखेंगे। जैसे या डैम्पर के बारे में, पहले या डैम्पर 4 होता है तो होता है कहाँ कहाँ, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर मैंने एक कोच बना दिया, ठीक है। और यहाँ पर जो है
यहाँ पर हमने एक बोगी बना दिया, फिर यहाँ पर एक मैंने बोगी बना दिया। अब यहाँ पर चक्का आप बना लीजिएगा क्या ठीक है। तो यहाँ पर जो है या डैम्पर जो है एक बोगी में दोनों तरफ से जो है, एगो इस साइड से अगर इस साइड से एगो मतलब कि इधर लगा रहता है और एक इधर लगा रहता है, इधर एक लगा रहता है, फिर इधर से एक इधर लगा रहता है, ठीक है। यानी चार जो है डैम्पर, एक बोगी में दो या डैम्पर होते हैं और बोगी एक बोगी में दो, और कोच में अगर पूछता है, यहाँ पर आपके कोच से बात किया है तो चार हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डैम्पर जो है, जिसे मान लेते हैं कि हम यहाँ पर एक बोगी बना दिए, ठीक है, एक बोगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चारों कोनों पर यहाँ पर जो है प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर होते हैं। चारों कोनों पर क्या होते हैं? प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर। और यहाँ पर जो है सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर होते हैं, ठीक। और यहाँ पर एक बोलिस्टर जो रखा रहता है, इसी में एक होता है लेटर डैम्पर, ठीक है। ये हो गया प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर, ठीक है। यह हो गया सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर, यह हो गया लेटर डैम्पर। और यहीं पर या डैम्पर होता है, इधर पूंछ में लगा रहता है और एक इधर जाकर पूंछ में लगा रहता है, ठीक है। तो या डैम्पर जो है यहाँ पर एक बोगी में दो हो जाते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाइएगा तो चारों कोण पर चार हो गया, दो जो है सेकेंडरी डैम्पर हो गया, सेकेंडरी वर्टिकल, चार दो छह हो गया, और एक लेटर डैम्पर हो गया, सात हो गया, और दो जो है या डैम्पर हो गया, सात दो नौ हो गया। यानी एक बोगी में 9 डैम्पर का प्रयोग होता है। तो कोच में अगर पूछता है, कोच में तो कितना हो जाएगा? 18 डैम्पर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लेकिन आपके क्वेश्चन में या डैम्पर के बारे में पूछा है तो चार हो जाएगा, किसमें? कोच में। अगर बोगी में पूछता है तो दो होगा, ठीक है। जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो में यहाँ तक बने हैं, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। ताकि उससे भी मेरा उत्साह बढ़ता है कि हाँ भाई, आप लोग को वीडियो अच्छा लगा। इस टाइप से और भी वीडियो बनाने का मैं प्रयास करूंगा। आगे बढ़ते हैं। अरे 13 नंबर क्वेश्चन मैं आगे बढ़ा रहा था। एलएचबी कोच का अधिकतम राइडिंग इंडेक्स, देखिए अधिकतम का यहाँ पर जिक्र किया है। केवल अगर पूछे था कि राइडिंग इंडेक्स कितना होता है तो हमने कहा था कि 2.5 होता है। लेकिन आपके क्वेश्चन में अधिकतम तो यह होता है 2.5 से 2.75 के बीच मतलब होता है एलएचबी के लिए, ठीक है। एलएचबी का कितना होता है? 2.5 से 2.75 होता है। तो आपके क्वेश्चन में अधिकतम दिया है तो 2.75, अर्थात आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसके लिए? एलएचबी के लिए, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आईसीएफ की अगर बात करता, आईसीएफ का राइडिंग इंडेक्स कितना होता है? तो इसका होता है 3.5, ठीक है। अब ये इसमें राइडिंग इंडेक्स का हमने नाम लिया है, तो राइडिंग इंडेक्स से एक और क्वेश्चन आता है कि राइडिंग इंडेक्स का इकाई क्या है? क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राइडिंग इंडेक्स का इकाई क्या है, मापक क्या है, किस प्रकार उसको हम मापते हैं, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि पहले ये आप जानिए कि राइडिंग इंडेक्स है क्या, तो आपको समझ में आएगा कि राइडिंग इंडेक्स का मापांक जो है, ठीक है। तो राइडिंग इंडेक्स जो है इसका कोई माप नहीं होता है, यह मतलब माप कर रहा है, इकाई नहीं होता है, ठीक है। यह कंफर्टेबल, यानी कंफर्टेबल का मतलब आरामदेह के माध्यम से उसके अनुसार यह मापा जाता है कि ये कोच जो है या गाड़ी जो है कितना आरामदेह है, उसी को हम लोग राइडिंग इंडेक्स कहते हैं। समझे कि नहीं समझे? इसका कोई इकाई नहीं होता है, कम बेस हो सकता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आपको हमने बताया कि एलएचबी कोच में 2.5 से 2.75 के बीच इसका राइडिंग इंडेक्स होता है और आईसीएफ में 3.5 होता है। जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। एच टाइप टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर की सबसे कमजोर कड़ी क्या है? तो नकल होता है, ठीक है। तो ये तो सब लगभग हर एक सेट में आ जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार यह क्वेश्चन रिपीट होता है, इसको आप लोग नजरअंदाज नहीं करेंगे। रनिंग क्वेश्चन ही बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं, रनिंग क्वेश्चन को लोग नहीं लिखते हैं। चलिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार यह पूछा जाता है कि मैनिपुलेटर का उपयोग क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है डाउन हेड वेल्डिंग, ठीक है। डाउन हेड वेल्डिंग, मैनिपुलेटर जो है यह एक डाउन हेड वेल्डिंग है, ठीक है। यस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप 100% लिखेंगे, ठीक।
कह रहा है कि ईयूएसटी परीक्षण किस दोष को पता लगाने के लिए प्रयोग करता है। ठीक है, तो ईयूएसटी मतलब अल्ट्रासोनिक टेस्ट, इसका फुल फॉर्म होता है ईयूएसटी, अल्ट्रासोनिक टेस्ट। ठीक है, तो यह जो है इंटरनल क्रैक के बारे में पता करता है। ठीक है, इंटरनल क्रैक के बारे में पता करता है। क्वेश्चन आता है कि एक्सल का इंटरनल जो क्रैक होता है, बीच में जो क्रैक हो जाता है, ऊपर से दिखाई नहीं देता है, तो इसको हम किस प्रकार चेक करेंगे? तो ईयूएसटी के माध्यम से, अल्ट्रासोनिक टेस्ट के माध्यम से हम इसको जांचेंगे। ठीक है, इसमें होता क्या है कि यहाँ पर एक मशीन लगा रहता है और दोनों तार जो है दोनों एक्सल के छोर पर जो है लगा दिया जाता है। जब दोनों छोर पर हम यहाँ पर लगाएंगे ना, तो यहाँ पर अगर बीच में आपको क्रैक रहेगा, तो जैसे कि आपका ईसीजी जो होता है आदमी लोगों का, हम कहने का तात्पर्य है कि ईसीजी जिस प्रकार आदमी का होता है, उसी प्रकार इसमें भी यहाँ पर ग्राफ चलता है। ठीक है, अगर यहाँ पर क्रैक होगा तो ग्राफ जो है यहाँ पर आपका कट हो जाएगा, तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर जो है इंटरनल क्रैक है। ठीक है ना, मशीन में जो है इस प्रकार ग्राफ चलता है यहाँ पर इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पर जो ही इसका हम तार जो है इसके यहाँ पर टच करेंगे, यहाँ पर बटन जो है ऑन करेंगे, तो यहाँ पर ग्राफ चलने लगेगा। अगर यहाँ पर आपका अंदर में क्रैक है तो यह ग्राफ यहाँ से कट जाएगा। इस हिसाब से हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यह चेक का क्या नाम है? ईयूएसटी, अल्ट्रासोनिक टेस्ट, जिससे हम लोग इंटरनल क्रैक के बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि बी क्लास एआरटी में डैश नहीं होता। क्या नहीं होता है? तो आपको 140 टन का क्रेन उसमें नहीं होता है बी क्लास एआरटी। एआरटी का फुल फॉर्म हो जाता है एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। एआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। ठीक है, तो इसके साथ में 140 टन का जो क्रेन होता है इसके साथ में नहीं होता है, ए क्लास वाले के साथ में होता है। ठीक है ना, इसमें जो है क्या बोलते हैं उसको, मेडिकल से संबंधित जो है सामग्री रहता है। ठीक है, और उसमें वैगन वगैरह कुछ जुड़ा रहता है। मैं एआरटी के बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। चलिए इतना ही जानिए। अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, आगे बहुत सारे क्वेश्चन है जो न्यू है, इसमें बताना अनिवार्य है। हम जान रहे हैं कि वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए, कह रहा है कि बीपीसी जारी करते समय सीसी रेक के लिए ब्रेक पावर कितना होना चाहिए? देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जारी करते समय, जब हम जारी कर रहे हैं बीपीसी का पहले फुल फॉर्म जानिए, ब्रेक पावर सर्टिफिकेट, बीपीसी यानी ब्रेक पावर सर्टिफिकेट। ठीक है, और सीसी का मतलब होता है क्लोज सर्किट रेट। ठीक है, क्लोज सर्किट रेट यानी ब्रेक पावर सर्टिफिकेट जब हम जारी करते हैं, जब फर्स्ट में हम देते हैं तो उस वक्त जो है 100% होता है। बाद में आपका गाड़ी चलते चलते परसेंटेज कम हो जाए हो चलेगा, लेकिन जब हम बीपीसी जब जारी करते हैं, ब्रेक पावर सर्टिफिकेट जब हम जारी करते हैं, तो सीसी रेट का अर्थात क्लोज सर्किट रेट का ब्रेक पावर प्रतिशत जो है 100% होता है, जो आपको बी नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या करा कि कोच में लंबवत लोड ट्रांसमिट किसके माध्यम, देखिए आ गया लंबवत यानी किसके माध्यम से ट्रांसमिट होता है? तो यह होता है साइड बैरियर के माध्यम से। किसके माध्यम से होता है? साइड बैरियर के माध्यम से, जो मैंने ऊपर बताया था। ठीक है, ऊपर हमने बताया कि यह एक, मान लेते हैं कि यह बोगी है, इस बोगी में ऊपर में एक क्या होता है, इसको बोलिस्टर बोलते हैं। ठीक है, तो बोलिस्टर में यहाँ पर साइड बैरियर होता है। तो इसी पर जो है वर्टिकल जो है गाड़ी का लोड जो है, कोच का लंबवत जो लोड ट्रांसमिट जो है साइड बैरियर के माध्यम से होता है। ठीक है, आप वीडियो को बैक करके देखें, ऊपर में हमने बताया इसके बारे में डिटेल कि इसका दोनों साइड बैरियर के बीच की दूरी जो है 1600 mm होता है। हमने बताया इसमें तेल जो है सर्वोलेन 68 भरा जाता है। ठीक है, मैंने अभी बताया, ऊपर जाकर फिर शुरू से वीडियो देखिए, 2 या 3 नंबर में हमने बताया है। ठीक है, फिर उसी को बार बार बताएं तो वीडियो लंबे हो जाएंगे। चलिए, कह रहा है फेबले डब्ल्यूएस में विफलता कोड डैश में एक्सल। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में जो है, यहाँ पर यहाँ एक ना लिख करके यहाँ पर अगर एक लिख दें तो पढ़िए। ठीक है, फेबल डब्ल्यूएससी में विफलता कोड डैश में एक एक्सल के सोलेनॉइड वाल्व के शॉर्ट सर्किट को दर्शाता है। ठीक है, व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन डब्ल्यूएसपी में क्या मतलब, कौन सा कोड दिखाता है? अगर एक एक्सल सोलेनॉइड वाल्व में शॉर्ट सर्किट, अगर मान लें कि एक एक्सल पर कोई मतलब शॉर्ट सर्किट हो गया है सोलेनॉइड वाल्व के, तो उसमें मतलब डब्ल्यूएसपी यानी व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन मतलब कौन सा कोड दिखाएगा, यही आपसे क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है आपको कोड जो है 13 दिखाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सीसी रेक के लिए बीपीसी का रंग क्या होता है? ब्रेक पावर सर्टिफिकेट। सीसी रेक का मतलब होता है क्लोज सर्किट रेक।
ठीक है। तो क्लोज सर्किट रेक में ब्रेक पावर सर्टिफिकेट का रंग कैसा होता है, तो येलो होता है, ठीक है। और ग्रीन जो है एंड टू एंड रेक के लिए ग्रीन होता है, ठीक है, इन टू इंड के लिए, इंड टू इंड के लिए जो है एंड टू एंड के लिए ग्रीन होता है, तथा आपको सीसी रेक के लिए येलो होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए कह रहा है इंजन का एमआर प्रेशर, एमआर, एमआर का मतलब होता क्या है भाई, तो एमआर का मतलब होता है मेन रिजर्वायर। इंजन का जो मेन रिजर्वायर जो होता है उसका प्रेशर यह पूछ रहा है कि कितना प्रेशर होना चाहिए, तो ये होता है 8 से 10 केजी। कितना होता है, 8 से 10 केजी। देखिए इंजन से यह एक क्वेश्चन जो है हमेशा पूछा जाता है। इसको आप लोग, हमको लगता है कि जितने जो भाई टेस्ट में रेगुलर बने हैं वह टेस्ट जो है उनको बार बार यह क्वेश्चन मिलता है और उनको रटा गया होगा। मैं कल ही जो है टेस्ट सीरीज 37 से 47 तक मैंने टेस्ट सीरीज का रिजल्ट मैंने जारी किया है। जो भाई जो टेस्ट देते हैं अगर नहीं देखे होंगे तो चैनल पर जाकर के देख लेंगे कि टेस्ट सीरीज 37 से 47 तक उनका कितना नंबर आया है, किस पोजीशन पर है, ठीक है। और आप लोग यही कहेंगे कि आप लोग किसी तरह समय निकाल करके टेस्ट में बने रहिए, टेस्ट देते रहिए, ताकि आप लोग का जो है क्वेश्चन में हमेशा क्वेश्चन आपके दिमाग से निकलता रहे, रनिंग रहे, ताकि कंफ्यूज आप लोग को नहीं हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर में क्या कर रहा है कि पेसेड, PEASD, PEASD का यह फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो पी का मतलब पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिंगल डिवाइस, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिंगल डिवाइस, इसका फुल फॉर्म जो होता है जो आपको बी नंबर में दिया है, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिंगल डिवाइस पेसेड का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और इसमें एक और पूछ देता है ACP, तो अलार्म चैन पुलिंग, इसका फुल फॉर्म होता है अलार्म चैन पुलिंग, पुलिंग, ठीक है, पुलिंग, अलार्म चैन पुलिंग, जो हम लोग चैन पुलिंग करके खींच के गाड़ी रोक देते हैं, ACP, अलार्म चैन पुलिंग। और पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिंगल डिवाइस, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसे नोट कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि LHB कोच के बॉडी की लंबाई कितना होता है। क्या यह बॉडी की लंबाई यह पूछ रहा है कि कितना होता है, तो यहाँ पर कौन से LHB का पूछ रहा है कि LHB कोच के बॉडी की लंबाई कितना होता है, तो इसका होता है 23,540 mm, ठीक है, 23,540 mm। तो इसको आप लोग याद रखेंगे क्योंकि बार बार यह जो है पूछा जाता है। यहाँ पर हम LHB लिख देते हैं, ICF, ठीक है। तो यह जो होता है 23,540 होता है, ठीक है, केवल बॉडी की लंबाई पूछ रहा है, ठीक है। और वहीं ICF में जो होता है 21,337 या MM में है, ठीक है ना, MM में है, याद रखिएगा। और CBC टू CBC यह हो जाता है, CBC टू CBC 24,000 mm, और यह जो हो जाता है 22,297, 22,297 mm। CBC टू CBC ये क्या है, CBC टू CBC, CBC टू CBC, और ये हो गया केवल बॉडी की लंबाई, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, बहुत ज्यादा यह क्वेश्चन पूछा जाता है। और चौड़ाई अगर हम बात करें तो LHB में चौड़ाई जो है आपको केवल बॉडी की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो होता है, ठीक है, विड्थ, विड्थ का मतलब चौड़ाई होता है, तो ये हो जाता है LHB में 3240, कितना होता है 3240। और ICF में चौड़ाई कितना हो जाता है 3245, ठीक है। ये मैंने चौड़ाई बताया, क्या है यह चौड़ाई है, ठीक है ना, ध्यान में रखेंगे। तो ये जो हो गया आपको रनिंग क्वेश्चन जो ज्यादातर पूछे जाते हैं वो जो है आपके हमने सामने आपको रखा है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। जो भी मैंने आप लोग को सामने मैं लिखाता हूं, देखिए यहाँ पर ये नंबर में दिया है 23,540, उसको आप लोग अपने कॉपी में लिख लेंगे। चलिए 25 नंबर में क्या कह रहा है कि एक LHB कोच में डॉम बॉल की संख्या कितना होता है, तो डॉम बॉल की संख्या जो है 4 होता है। LHB कोच में डॉम बॉल की संख्या कितना होता है, तो यहाँ पर देखिए कोच की बात किया है तो 4 होगा, अगर बोगी की अगर बात करें तो 2 होगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बोगी पूछे तो 2 और कोच में पूछता है तो 4 होगा, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। 26 नंबर में क्या कह रहा है
कि कोंच और दर्पण की सफाई के लिए निम्नलिखित रसायन का उपयोग। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दर्पण की सफाई के जो कोंच में जो दर्पण लगा रहता है, ग्लास जो शीशा जो लगा रहता है जिस पर आप लोग चेहरा देखते हैं, उसकी सफाई के लिए कौन सा मतलब या एसी वाला जो लगा रहता है शीशा, उसको सफाई के लिए किस रसायन का उपयोग करते हैं, इसके बारे में यह बात किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो है R3 रसायन का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए ऊपर वाला जो मैंने डायमेंशन वाला जो मैंने बताया, तो एलएचबी डायमेंशन या वीवीआई डायमेंशन वाला जो मैं पीडीएफ दिया है उसमें जाकर पढ़ेंगे, टोटल डायमेंशन आपको मिल जाएगा। अब सारे डायमेंशन को मैंने बताने लगूं तो बहुत ही वीडियो लंबे हो जाएंगे। ठीक है, लगभग में हम तो बता ही देते हैं जो इंपॉर्टेंट होता है। देखिए लिखा है कि दो हेड्रस के बीच समय अंतराल कितना होता है। ठीक है, तो हेड्रेज यहाँ पर बात किया है, तो ये हो जाएगा आपको 5 सेकेंड। ठीक है, हेड्रेज पहले है क्या देखते हैं कि जैसे कि जो कंपन जो होता है, जैसे मान लेते हैं आपका बल्ब जो जल रहा है, वो पूछता है कि बल्ब का हेड्रेज जो है कितना होता है, तो कंपन करता है, यानी बल्ब का जो है 50 हेड्रेज होता है। ठीक है ना, 50 हेड्रेज जो आपके घर में बल्ब जल रहे हैं, यानी 1 सेकेंड में यह 50 बार कंपन करता है, जिसके कारण लगता है कि लगातार जल रहा है, यानी 50 बार वह बुझता है और मतलब कि जलता है। तो यहाँ पर इसके अनुसार यह हेड्रेज या गाड़ी के बारे में पूछा है या बल्ब के बारे में था, इसमें पूछ रहा है कि दो हेड्रेज के बीच की समय कितना होता है, तो यह जो है आपको 5 सेकेंड होता है। आगे बढ़ते हैं, मतलब यह गाड़ी की कंपन की बात कर रहा है। ठीक है ना, यह बल्ब का होता है, तो 5 सेकेंड होता है। चलिए दुर्घटना के समय पहला घंटा क्या कहलाता है, तो यह होता है स्वर्णिम समय, अर्थात गोल्डन हावर होता है। जो कर दुर्घटना के समय से, जब भी दुर्घटना हो जाता है उसके बाद के जो समय होता है बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण समय होता है। उस समय जो है दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को बचाना बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है उस समय का होता है, इसलिए उसको हम लोग स्वर्णिम समय कहा जाता है, अर्थात गोल्डन हावर के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, उसमें एक एक मिनट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर में क्या कर रहा है कि एलएचबी कोच का पीईएवी का चोक दाया कितना होता है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, यह होता है 19 mm। कितना होता है 19 mm। लेकिन यही अगर आईसीएफ में अगर पूछ दे कि पीईएवी का चोक दाया कितना होता है, तो 8 mm होता है। कितना होता है 8 mm होता है, इसलिए मैंने बताया कि 19 और 8 में आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो एलएचबी में पीईएवी का चोक दाया जो होता है 19 mm होता है और आईसीएफ में जो है 8 mm होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एलएचबी कोच का पीओएच माह अंतराल पर, पीओएच जो है कितने दिन पर होता है, यह आपके यह क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, कि पीओएच जो है कितना दिन पर होता है, तो पीओ एलएचबी का यह पूछा है। ठीक है ना, तो एलएचबी का जो है आप जानते हैं कि 18 और 36 होता है और आईसीएफ का 9 और 18 होता है। ठीक है, तो पहले इसको मिटा करके आगे बढ़ा लें, फिर इसके बारे में बात करते हैं। तो एलएचबी यहां पर हम लिख देते हैं आईसीएफ। ठीक है, तो एलएचबी का जो है आईओएच कितना दिन पर 18 महीना पर, और पीओएच यानी पीरियोडिक ओवरहॉलिंग यह जो होता है 36 महीना पर होता है, और आईसीएफ में आईयूएच जो है 9 महीना पर होता है और पीओएच जो है 18 महीना पर होता है। ठीक है, ये तो आप इतना समझ लिए। ठीक है, इसको आप लोग लिख लेंगे, फिर हम बता रहे हैं कि यहाँ पर कहीं कहीं एलएचबी कोच का पीओएच कितने माह पर होता है, और ऑप्शन में क्या लिख देता है SS1 SS2 SS3 इस तरह भी लिख देता है, तब आप क्या कीजिएगा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि SS1 जो है, SS1 यानी 1.5 साल का मतलब 1.1/2 ईयर। ठीक है, यानी 12 6 18। ठीक है, और 18 महीना हो गया, और किलोमीटर में अगर SS1 पूछता है तो 6 लाख किलोमीटर होता है, और SS2 जो होता है आपको 3 ईयर यानी 3 साल या 12 लाख किलोमीटर, और SS3 जो होता है आपको 6 ईयर या 24 लाख किलोमीटर। ठीक है, तो अगर हम इसको मंथली में बदलते हैं, मंथ में, तो 1.5 साल का तो 12 6 18
18 महीना हो जाएगा, ये 12 तिहाई 36 महीना हो जाएगा, ठीक है। आई 12 छक 72 महीना हो जाएगा, ठीक है, ईयर में है। तो आपके क्वेश्चन में जैसे था कि एलएचबी कोच का पीओएच कितने दिन पर करते हैं, तो 36 महीना पर करते हैं। तो 36 का मतलब हो गया SS2 यानी 3 ईयर, 12 तिहाई 36। तो हम SS2 को हम मार देंगे, ठीक है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन करके और ऑप्शन में SS1 SS2 SS3 भी दे देता है, ठीक है। तो इस तरह भी आप लोग दिमाग मेंटेन करके रखेंगे, ठीक है। हम इसलिए मैंने इसको बताया डिटेल में कि आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में है कि IRCA रूल बुक 3 के अध्याय 4 में क्या चीज का प्रावधान है, ठीक है। उसमें कौन चीज का प्रावधान किया गया है रूल बुक 3 के अध्याय 4 में, ठीक है। तो इसमें जो है अस्वीकृत नियम रिजेक्शन रूल के बारे में यह बताया गया है इसमें, ठीक है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग 100% लिख लेंगे क्योंकि यह क्वेश्चन बार बार नहीं मिलता है, ठीक है। कि IRCA के रूल बुक 3 के अध्याय 4 में क्या चीज का प्रावधान है, तो अस्वीकृत नियम, जो नियम स्वीकृत नहीं है उसके बारे में उसमें जानकारी दिया गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कर रहा है कि इंजन बदलते समय ट्रेन डैश होना चाहिए, ठीक है। तो मैनुअल रिलीजिंग, मैनुअल का मतलब होता है हाथ से, अपना से जब हाथ से रिलीज करेंगे तभी रिलीज होगा, ऑटोमेटिकली नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब ट्रेन में जब हम इंजन बदलते हैं तो गाड़ी के जितने भी मतलब कि स्टाफ जो होता है, कर्मचारी जो होते हैं, वो जाकर के CBC एक दूसरे सेंटर बफर जो कपलर जो होता है CBC को फंसाते हैं, एक दूसरे से जोड़ते हैं, और उसमें अगर ऑटोमेटिकली अगर हो जाए ना रिलीजिंग, अगर ऑटोमेटिक हो जाए तो दुर्घटना हो सकती है। इसलिए वहां पर मैनुअल होना चाहिए, हाथ से जब हम रिलीज करेंगे तभी रिलीज होना चाहिए ताकि कोई दुर्घटना नहीं हो, ठीक है। तो इंजन बदलते समय ट्रेन कैसा होना चाहिए, तो मैनुअल रिलीजिंग होना चाहिए, ठीक है। जो बी नंबर ऑप्शन इसका सही हुआ। आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर में क्या करें कि यदि AC ट्रेन में OHE वायर वायर और प्रेशन के बीच कुल डैश से कम गैप मतलब ODC सेक्शन प्रतिबंध नहीं दी जा सकती, ठीक है। चलिए मैं इसके बारे में अच्छी तरह से आपको बता देता हूं। पहले ये आप जानिए कि OHE का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ओवरहेड इक्विपमेंट, ओवरहेड इक्विपमेंट, ओवरहेड इक्विपमेंट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि रेलवे इंजनों को दिए जाने वाले बिजली के खींचे गए तार की व्यवस्था को हम लोग OHE कहते हैं, ठीक है। OHE किसे कहते हैं, रेलवे इंजनों को दिए जाने वाले बिजली के खींचे गए तार की व्यवस्था को OHE लाइन कहते हैं, ठीक है। तो तार जो खींचा जाता है उसके बारे में यह बात कर रहा है। जो इंजन को जो तार जो खींच करके उसकी बिजली का जो व्यवस्था किया जाता है उसी को हम लोग OHE मतलब लाइन कहते हैं। OHE का फुल फॉर्म आपने जाना कि ओवरहेड इक्विपमेंट होता है, ओवरहेड इक्विपमेंट। तो उसी में कह रहा है कि कुल डैश mm से मतलब गैप कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ODC सेक्शन के लिए तो ODC का मतलब होता है ODC ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट, ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो यह जो है 100 mm से कम गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म जरूर लिख लीजिएगा, ओवरहेड इक्विपमेंट, और ODC का होता है ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट, ठीक है। तो इस दोनों का मतलब यह OHE जो होता है, जो बिजली के इंजन के लिए जो बिजली का जो इंजन को दिए जाने वाले बिजली के खींचे गए तार की व्यवस्था जो है वह 100 mm से कम नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। चलिए 34 नंबर में क्या कह रहा है कि BP या FP वायु नली को अलग करने के लिए क्या आवश्यक है। BP का मतलब ब्लड प्रेशर नहीं समझ जाइएगा, BP का मतलब होता है ब्रेक पाइप, और FP का मतलब होता है फीड पाइप, ठीक है। तो BP और FP को अलग करने के लिए यहाँ पर देखिए क्लोज एडजस्ट एंगल, कट ऑफ एंगल को पहले हम क्लोज करेंगे, फिर उसके बाद में हम उसको अलग करेंगे, ठीक है। तो पहले आप प्रेशर जान लीजिए, BP एंड सीआर, सीआर का मतलब होता है कंट्रोल रिजर्वायर, ठीक है। तो इसका प्रेशर जो है 5 kg
5 kg पर सीएम स्क्वायर होता है। एआर का मतलब एक्जुलरी रिजर्वायर, और एफपी इसका प्रेशर जो है 6 kg पर सीएम स्क्वायर होता है। ठीक है, ये तो आप प्रेशर जान गए। अब आप जानिए कि यहाँ पर जो है, इसे मान लेते हैं कि यह एक गाड़ी हो गया, इधर से एक गाड़ी हो गया। आप देखते हैं कि यहाँ पर होज पाइप लटका हुआ रहता है, ठीक है, और दोनों को यहाँ पर जुड़ाइंट रहता है, ठीक है, जो कि एक बीपी का पाइप होता है और एक जो है एफपी होता है, यानी ब्रेक पाइप होता है, एक फीड पाइप होता है। तो वही कह रहा है कि जब यहाँ से हम कट करके जब हम अलग करेंगे यहाँ से, तो पहले हम क्या करेंगे, क्लोज एडजस्ट एंगल कॉक, यहाँ पर एक कट ऑफ एंगल कॉक लगा हुआ है, ठीक है, इसको पहले हम बंद करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि कट ऑफ एंगल कॉक का हैंडल जो है ओपन पोजीशन में, खुली स्थिति में कैसा होता है, तो यह पाइप के समानांतर होता है। ठीक है, अब इसको वर्टिकल कर देंगे, उठा देंगे या उधर घसका देंगे, परपेंडिकुलर जिसको हम बोलते हैं, लंबवत जब कर देंगे तो यह क्लोज हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम इसको कट करेंगे। ठीक है, पहले इसको पाइप को यहाँ से बंद कर देंगे, ठीक है, तब जाकर के हम यहाँ से कट करेंगे। ठीक है, तो आप ये जान गए बीपी एंड एफपी के बारे में। हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कर रहा है कि आईसीए बोगी के हेलिकल स्प्रिंग का कलर कोड क्या होता है। तो यहाँ पर आप याद कर लीजिए कि YBG मतलब कि येलो ब्लू ग्रीन, YBG येलो ब्लू ग्रीन। ठीक है, हेलिकल क्वेश्चन आता है जो आपके देख रहे हैं कि आईसीए के हेलिकल स्प्रिंग का कलर कोड क्या होता है, तो YBG येलो ब्लू ग्रीन, जो आपको ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि बोगी माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम में लगे एक कोच के ब्रेक सिलेंडर की संख्या, या ब्रेक सिलेंडर की संख्या के बारे में बात कर रहा है। थोड़ा सा इसको ऊपर बढ़ा लीजिए। ठीक है, तो बोगी माउंटेड मतलब कि बीएमबीसी बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर के बारे में यह बात कर रहा है। तो इसमें कह रहा है कि एक कोच में ब्रेक सिलेंडर की संख्या कितना होता है। तो आप जानते हैं कि बीएमबीसी में एक बोगी में 2 सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है। तो कोच में कितना हो जाएगा, हम 2 बोगी का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो बीएमबीसी का मतलब होता है आईसीएफ। ठीक है, आईसीएफ कोच में बीएमबीसी लगा हुआ है, आईसीएफ कोच में बीएमबीसी ट्रॉली लगा हुआ है, अर्थात बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर। ठीक है, तो चलिए पहले आईसीएफ के बारे में मैं बता दूं, तो फिर आगे हम आपको क्या बोलते हैं एलएचबी के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो जो बीएमबीसी जो होता है उसमें जो है सिलेंडर का दाया पूछता है कि सिलेंडर की दाया कितना होता है। तो बीएमबीसी का सिलेंडर का दाया जो है 8 इंच होता है। कितना होता है, 8 इंच होता है। लेकिन अगर कहीं कहीं एमएम में भी ऑप्शन दे देता है, तो 8 इंच को आप एमएम में भी बदल सकते हैं। आप जानते हैं कि 1 इंच बराबर कितना होता है, तो 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर, 2.54 सीएम। ठीक है, और 1 सीएम में आप जानते हैं कि कितना एमएम होता है, 1 सीएम में कितना होता है, तो 10 इसमें गुना कर देंगे। 1 सीएम में जो है कितना एमएम होता है, तो 10 एमएम होता है। 1 सीएम में 10 एमएम, तो इस हिसाब से आप गुना कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप गुना कर लीजिए। चलिए इसको हम फिर से लिख देते हैं, बीएम बीसी। ठीक है, तो 8 इंच को पहले सेंटीमीटर में बदल दीजिए, 2.54 से गुना कर दीजिएगा, तो 20.32 ये आ गया सेंटीमीटर। ठीक है, और 20.32 को फिर अब 10 से आप गुना कीजिएगा तो 203.2 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपके ऑप्शन में कहीं भी 203 ही मिलता है। तो बीएमबीसी सिलेंडर जो है उसका दाया जो है इंच में अगर पूछता है तो 8 इंच, अगर एमएम में पूछता है तो 203 एमएम। ठीक है, आप ध्यान में रखेंगे। और इसका पिस्टन स्ट्रोक भी पूछे, चलिए इतना लिख लीजिए, हम इसे मिटाते हैं। ठीक है, अगर पिस्टन स्ट्रोक अगर पूछता है बीएमबीसी का तो 32 एमएम आप मारिएगा। ठीक है, कितना मारेंगे, 32 एमएम मारेंगे। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं जो है कमेंट भी आ जाता है या व्हाट्सएप पर कि नहीं सर 90 एमएम होता है, हमने देखा है, तो हम भी मान लेंगे कि ठीक है 90 एमएम होता है। तो यह क्वेश्चन जो है थ्योरी में आपको देखने को मिलेगा या होता भी है, तो ये हो जाता है अधिकतम। कितना, यह अधिकतम है, जो कि यह क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अधिकांशतः क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि बीएमबीसी का पिस्टन स्ट्रोक कितना होता है, तो 32 एमएम होता है। ठीक है, और उतना ही पढ़िए जितना एग्जाम में जरूरत है, ज्यादा दिमाग को भास्ट बनाइएगा, कंफ्यूज कर जाइएगा। ठीक है, तो 90 एमएम होता है, अधिकतम होता है, इसको भी आप लोग लिख लीजिए, लेकिन यह क्वेश्चन नहीं पूछता है।
आंसर सही है कि 90 होता है अधिकतम, लेकिन यह पूछता नहीं है। आप इतना याद रखिएगा कि बीएमबीसी का पिस्टन स्ट्रोक 32 mm होता है। हमको जहां तक विश्वास है कि बीएमबीसी से आप पूरे मतलब कि कंफ्यूज आपका दूर हो गया होगा। अब हम चलते हैं एलएचबी में, ठीक है। तो एलएचबी में जैसे आपके क्वेश्चन में किया है कि बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम में लगे कोच में ब्रेक सिलेंडर की संख्या कितना होता है, उसी प्रकार अगर क्वेश्चन कर दे कि एलएचबी कोच में कितने सिलेंडरों की संख्या कितना होता है, तो एक बोगी में जो है आप जानते हैं कि 4 डिस्क होते हैं, ठीक है। और प्रत्येक डिस्क के लिए एक सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो एक बोगी में जिससे मान ले 2 एक्सल होता है और यहाँ पर डिस्क लगे होते हैं, तो और मान लेते हैं कि यह चक्का हो जाता है, तो प्रत्येक डिस्क के लिए यहाँ पर एक सिलेंडर लगा हुआ है, ठीक है। तो एक बोगी में कितने सिलेंडर हो जाएंगे, 4 सिलेंडर हो जाएंगे। तो अगर कोच की अगर बात करें, मैं किसका बात कर रहा हूँ, एलएचबी का, तो अगर कोच की अगर बात करें तो 4 दूनी 8 सिलेंडर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 सिलेंडर हो जाएगा। किसमें, एलएचबी की मैं बात कर रहा हूँ, बीएमबीसी की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो पूछ में पूछे तो 8 और बोगी में अगर पूछता है तो 4, ठीक है। ये आप समझ गए। अब हम चलते हैं सिलेंडर के बारे में। तो एलएचबी सिलेंडर का दाया, सिलेंडर का जो है दाया कितना होता है, तो यह होता है 10 इंच। कितना होता है, 10 इंच होता है, ठीक है। तो 1 इंच में आप जानते हैं कि 2.54 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 2.54 सेंटीमीटर, तो 10 में जो है 2.54 सेंटीमीटर से गुना कर दीजिएगा तो आपको आ जाएगा 25 इस पर मतलब 0 पड़ जाएगा, एक इधर दशमलव यहाँ पड़ जाएगा, यह हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें भी फिर अब 10 से जब गुना कीजिएगा तो दशमलव यहाँ चल जाएगा, यानी 254 आ जाएगा, एमएम में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपके ऑप्शन में 254 नहीं मिलता है। कहीं भी देखिएगा तो आपके ऑप्शन में कितना मिलता है, चलिए इसको मिटाते हैं। आपके ऑप्शन में 252 मिलता है, कहीं कहीं 253 भी मिल जाता है, ठीक है। तो 252 या 53 होगा, ज्यादातर आपको 52 ही मिलता है, ठीक है। तो मैं किसका बता रहा हूँ, एलएचबी का, एलएचबी का मतलब सिलेंडर की दायरा की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम चलते हैं पिस्टन स्ट्रोक के बारे में, एलएचबी के सिलेंडर का पिस्टन स्ट्रोक, ठीक है। तो पिस्टन स्ट्रोक जो है इसका होता है 10 mm। देखिए कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, दाया जो है, दाया हमने बताया 10 इंच, लेकिन पिस्टन स्ट्रोक 10 mm, इसमें कंफ्यूज आप नहीं कीजिएगा, ठीक है। अब इसमें भी बहुत सारे भाई कमेंट कर देते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर देते हैं कि नहीं सर हम तो 21 देखे हैं। अरे भाई ठीक है, 21 ठीक है, लेकिन अधिकतम है, आपको क्वेश्चन में कहीं देखने को नहीं मिलता है। थ्योरी आपको जानकारी के लिए अच्छी बात है कि 21 है, लेकिन आपके क्वेश्चन में यही मिलता है, यही आंसर सही होता है कि पिस्टन स्ट्रोक जो है 10 mm होता है और दाया जो है 10 इंच होता है। इसमें कंफ्यूज आप नहीं करेंगे। किसके लिए मैं बता रहा हूँ, एलएचबी के लिए मैं बता रहा हूँ। आईसीएफ के लिए जो बीएमबीसी था मैंने प्रथम बताया है शुरुआती में, वीडियो को बैक करके फिर से आप समझ लीजिए, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि बायोटायलेट सैंपल का पीएच मान कितना होता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोटायलेट से। बायोटायलेट का पीएच मान यह पूछ रहा है, तो यह होता है 6 से 9, 6 से 9 जो है पीएच मान इसका होता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे बायोटायलेट से पूछा गया है, ठीक है। बायोटायलेट के बारे में जो है मैं तो वीडियो नहीं बनाया हूं, लेकिन आप लोग कुछ जो है क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए मेरी आवाज को सुन करके, ठीक है, क्योंकि मैं उतना स्क्रीन पर नहीं लिख पाऊंगा, ठीक है। तो बायोटायलेट के बारे में आप तो जान गए, यहाँ पे इसका पीएच मान जो है 6 से 9 होता है, ठीक है। लेकिन और भी जान लीजिए, 1 नंबर में आप लिखिए कि इसमें जो है कौन सा मतलब कि बैक्टीरिया जो है, कौन सा बैक्टीरिया इसमें डाला जाता है, तो एनाएरोबिक, एरोबिक नहीं मारिएगा, एनाएरोबिक, एनाएरोबिक इसमें जो है जीवाणु जो है डाला जाता है, बैक्टीरिया डाला जाता है। और क्वेश्चन आता है कि इसको मतलब कि कितना घंटा में यह मतलब दोगुना हो जाता है, तो 6 से 8 घंटा में जो है यह बैक्टीरिया जो है दोगुना हो जाता है, 6 से 8 घंटा में यह दोगुना हो जाता है, ठीक है। 2 नंबर में आप लिखिए कि द्रव एवं गैस के रूप में इसका अपघटन होता है, जो इसमें डाइजेस्ट जो कचरा जो होता है वो हवा एवं द्रव, पानी एवं हवा के रूप में जो है बाहर निकलता है। कौन निकालता है, वह एनाएरोबिक जो बैक्टीरिया जो डाला गया है वह उसमें जितने भी डाइजेस्ट मतलब कचरा जो होता है बायोटायलेट में, उसको जो है मतलब कि
हवा एवं पानी के रूप में उसको बाहर कर देता है, ठीक है। और डाइजेस्टर टैंक में यह जीवाणु कितना दिन तक जीवित रहता है, यहाँ पर आप लिख लीजिए 2 नंबर में, हवा एवं पानी के मतलब कि रूप में बाहर करता है। 3 नंबर में आप लिख लीजिए कि यह मतलब कि कितना दिन तक ले हम जीवित रख सकते हैं उसमें, तो 3 से 4 महीना तक हम उसको जीवित रख सकते हैं। किसको? एनाएरोबिक जीवाणु को, ठीक है। अब 4 नंबर में आप लिखिए कि यह 60 डिग्री यानी 0 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर यह जीवित रहता है। कौन जीवित रहता है? एनाएरोबिक बैक्टीरिया। कितना? 0 से 60 डिग्री के बीच तक वह जीवित रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमने क्वेश्चन बताया है, जो कि हर जगह आपको नहीं मिलेगा। फिर से आप लिख लीजिए, इसमें एनाएरोबिक बैक्टीरिया डाला जाता है। 6 से 8 घंटे में यह दुगुना हो जाता है। द्रव एवं गैस के रूप में इसका अपघटन होता है, मतलब बाहर निकलता है कचरा। और 3 नंबर मैंने लिखाया कि यह डाइजेस्टर टैंक में 3 से 4 महीना तक इसको रख सकते हैं, और यह 0 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक यह जीवित रहता है, ठीक है ना। आप इतना लिख लिए, आगे भी जल्दी जल्दी लिख लीजिए। क्वेश्चन आता है कि बायो टैंक जो होता है, टैंक इसका जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है कितना होता है, इसका साइज क्या होता है, क्वेश्चन आता है। तो लिख लीजिए 1150 गुने 720 गुना 540, ये सब क्या है? एमएम में है। इस तरह इसका यह साइज जो है इस टाइप 1 नंबर में आप लिख लीजिए। 2 नंबर में आप लिख लीजिए टैंक का आयतन। टैंक का आयतन कितना होता है? तो 400 लीटर, 400 लीटर। और क्वेश्चन आ जाता है कि प्रभावी आयतन। 3 नंबर में लिखिए कि टैंक का प्रभावी आयतन, प्रभावी जो प्रभाव करता है, तो प्रभावी आयतन अगर पूछता है तो आप यहाँ पर लिखेंगे 300 लीटर, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए, मैं इसे मिटाता हूं। और आगे लिखिए कि खाली टैंक का भार, खाली टैंक का भार कितना हो जाता है? तो 110 केजी हो जाता है, ठीक है। और टैंक, खाली टैंक का हमने बताया। और टैंक का भार, अगर कुल टैंक का भार अगर पूछ देता है तो 4 नंबर में लिख लीजिए आप 410 केजी। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर अभी बताया कि प्रभावी जो होता है 300 होता है, उसमें 110 जो खाली जोड़ लीजिएगा 410 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने अभी बताया। और क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि पटरी से टैंक की ऊंचाई कितना ऊंचा तक मतलब रहना चाहिए, ताकि टैंक जो है पटरी में टच ना करे, तो 220 mm। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे लिख लेंगे। रिलेटेड मैंने जितना भी क्वेश्चन हमने अभी बताया वो आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ तक अगर वीडियो में बने हैं तो एक बार, इतना मैं बोलते बोलते थक रहा हूँ, एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो को अभी रोक करके थोड़ा सा मेरे तरफ भी ध्यान दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलएसबी कोच के लिए सेवा में उपयोग किए जाने वाले उच्च कठोर वाले पानी की गुणवत्ता के कारण जल प्रणाली के कार्य पर चूने के पानी पैमाने नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए किसके साथ पानी की व्यवस्था, नियमित सफाई आवश्यक है। मतलब किसके साथ पानी की व्यवस्था, मतलब सफाई कीजिएगा तो नकारात्मक प्रभाव जो है उससे मतलब बच जाइएगा। तो यह है सिरका मिला करके उसमें अगर सफाई करते हैं तो आपको नकारात्मक से प्रभाव से बच जाइएगा, ठीक है। सिरका बस याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि एच टाइप कपलर में ऊर्ध्वाधर गैदरिंग, देखिए ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल, यह पूछ रहा है वर्टिकल। तो वर्टिकल अगर गैदरिंग पूछता है तो कितना हो जाएगा? 90 mm। अगर क्षैतिज पूछता है, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज पूछता है तो हॉरिजॉन्टल कितना हो जाएगा? 110 mm, ठीक है। वर्टिकल अगर पूछता है तो 90 mm, और हॉरिजॉन्टल अगर पूछता है तो 110 mm, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे और याद करके रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह बार बार नहीं मिलता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि सीबीसी कंटूर गेज नंबर 3 का उपयोग डैश दोषों को निरीक्षण के लिए हम लोग करते हैं। तो यह जो है नकल के निरीक्षण के लिए हम लोग गेज नंबर 3 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये बार बार क्वेश्चन आता है, रनिंग क्वेश्चन है। 41 में क्या करें कि फिएट बोगी में डैश प्रकार के बेयरिंग का हम लोग प्रयोग करते हैं। यहाँ फिएट की बात किया है। फिएट का भी फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिए, फैब्रिका इटालियन ऑटोमोबाइल डी टोरिनो। फैब्रिका इटालियन ऑटोमोबाइल डी टोरिनो, ठीक है।
अब इसके बारे में कह रहा है कि फिएट बोगी में किस प्रकार फिएट का कहां प्रयोग होता है, फिएट बोगी एलएचबी में प्रयोग होता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा बियरिंग का प्रयोग किया जाता है, तो सीटीआरबी का, सीटीआरबी का फुल फॉर्म हो जाता है कार्टिज टेपर रोलर बियरिंग, कार्टिज टेपर रोलर बियरिंग, ठीक है। और आईसीएफ में जो है, आईसीएफ में इसमें जो लगता है मतलब स्फेरिकल रोलर, सेल्फ एलाइन स्फेरिकल रोलर बेयरिंग, सेल्फ एलाइन स्फेरिकल रोलर बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो अगर स्फेरिकल रोलर बेयरिंग पूछ दे किस में प्रयोग होता है, तो आईसीएफ में, सीटीआरबी कहां प्रयोग किया जाता है, तो एलएचबी में, ठीक है। और इसमें कौन सा ग्रीस का प्रयोग किया जाता है, तो लिथियम बेस। क्वेश्चन आता है कि सीटीआरबी जो भी बियरिंग है इसमें कौन से किस प्रकार के ग्रीस का प्रयोग किया जाता है, तो लिथियम, लिथियम बेस, लिथियम बेस ग्रीस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इसमें कितना ग्रीस का प्रयोग किया जाता है सीटीआरबी में, यहाँ पर सीटीआरबी अगर हम लिख दें इसमें कितना ग्रीस का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें अगर एसकेएफ कंपनी का अगर बियरिंग है तो 455 ग्राम ग्रीस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और एक आता है टिमकेन, टिमकेन, टिमकेन अगर कंपनी का है तो इसमें जो है 350 ग्राम ग्रीस का प्रयोग किया जाता है, किसमें, सीटीआरबी में। सीटीआरबी दो कंपनी का आता है, कार्टिज टेपर रोलर बेयरिंग दो कंपनी के आते हैं, ठीक है। एक आता है एसकेएफ और दूसरा आता है टिमकेन, ठीक है। तो इसमें जो है एसकेएफ में 455 ग्राम और टिमकेन कंपनी का जो होता है उसमें 350 ग्राम, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको जल्दी नहीं मिलेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं आईसीएफ में, ठीक है। आईसीएफ में जो बियरिंग का प्रयोग किया जाता है कि सेल्फ एलाइन स्फेरिकल रोलर बियरिंग, ठीक है। मेरी आवाज को सुन करके लिखेंगे, तो इसमें जो एसकेएफ कंपनी का जो होता है इसमें जो है 2 से 2.5 केजी, लेकिन आपको ज्यादातर 2 ही केजी मिलता है, 2 से 2.5 केजी थ्योरिकल में मिलता है, लेकिन ऑप्शन अधिकांश 2 केजी देता है, 2 केजी। और दूसरा जो आता है एनबीसी, एनबीसी, एनबीसी कंपनी का जो एक आता है बेयरिंग स्फेरिकल रोलर बेयरिंग, इसमें जो है 1.75 केजी ग्रीस का प्रयोग किया जाता है, अर्थात 1.25 केजी, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बताया है, इसको आप लोग लिख लेंगे। आपके क्वेश्चन में केवल यही पूछा था कि फिएट बोगी में किस प्रकार बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है, तो सीटीआरबी कार्टिज टेपर रोलर बेयरिंग, और आईसीएफ में स्फेरिकल रोलर बेयरिंग, तो उसमें भी मैंने बताया कि कितना ग्रीस का प्रयोग होता है। फिर वीडियो को बैक करके आप लोग सुन लें, फिर मैं दोबारा बताऊंगा, वीडियो लंबे हो जाएंगे। यहाँ तक बने हैं तो एक बार लाइक शेयर जरूर कर दें तथा कमेंट सेक्शन में जरूर आप दें, ठीक है। चलिए 42 नंबर में क्या करें कि बॉक्सन एचएल बैगन का एक्सल लोड जो है कितना होता है, यह आपसे क्वेश्चन किया है। तो बी नंबर में देखिए 22.9 टन इसका एक्सल लोड होता है बॉक्सन एचएल का, ठीक है। और कोचिंग में आ जाए तो एसी के लिए 16.3 टन होता है, और नॉन एसी के लिए जो है 13 टन होता है एक्सल लोड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर में आईसीएफ कोच में बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर का वर्किंग पिस्टन स्टॉक, देखिए आ गया ना वर्किंग पिस्टन स्टॉक। तो यहाँ पर देखिए वर्किंग दिया हुआ, वर्किंग पिस्टन स्टॉक 32 mm, जो हमने ऊपर बताया बीएमबीसी के बारे में अभी आप लोगों ने सुना। तो कभी भी यही क्वेश्चन पूछा जाता है वर्किंग पिस्टन स्टॉक जो वर्क करता है उस पर, ये ना कि 90, वो अधिकतम हो जाता है। और एलएचबी के लिए अभी हमने ऊपर बताया कि 10 mm उसका पिस्टन स्टॉक होता है एलएचबी के लिए, ठीक है, एलएचबी के लिए, ठीक है, 10 mm होता है। और आईसीएफ में जो होता है उसका डाया जो है 8 इंच या 203 mm होता है, ठीक है। और इसका जो है दाया जो है एलएचबी में सिलेंडर की दाया 10 इंच या 252, 53, 54 भी मिलता है, लेकिन 52 आपको अधिकांश ऑप्शन में रहता है mm, ठीक है। और इसका पिस्टन स्टॉक 10 mm होता है, ठीक है। ऊपर अभी जस्ट मैंने क्लियर किया, बहुत अच्छे ढंग से समझाया है, वीडियो को बैक करके आप देखें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एयर ब्रेक मालगाड़ी एंड टू एंड ब्रेक पावर का रंग कैसा होता है, तो हमने ऊपर अभी हमने बताया कि सीसी रेक का जो है येलो होता है और एंड टू एंड रेक का ग्रीन होता है, ठीक है। और सीसी रेक का क्लोज सर्किट रेक का येलो होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर में क्या करें, किस तापमान से परे एक्सल बॉक्स को हॉट एक्सल बॉक्स जो है माना जाता है। हॉट एक्सल बॉक्स के बारे में यह बात किया हुआ है, ठीक है।
तो हॉट एक्सल के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए यह जो है एक ही एक्सल, देखिए आपके क्वेश्चन में एक ही एक्सल की बात नहीं किया है, डायरेक्ट यह क्वेश्चन किया है कि एक्सल का तापमान जो है हॉट एक्सल, एक्सल में जो बेयरिंग जो होता है उसका मतलब कि हॉट एक्सल कब माना जाएगा, तो वह जो होता है 80 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर अधिक गर्म हो जा रहा है आपका एक्सल तो समझिए कि वो हॉट एक्सल हो गया है। लेकिन हॉट एक्सल होता है, क्यों होता है, किसके कारण होता है, बेयरिंग के कारण होता है। बेयरिंग में जब तक कोई फॉल्ट नहीं आएगा, जाम नहीं होगा, तब तक वो गर्म नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे भी वीडियो तो हम जान रहे हैं कि बहुत ही लंबा हो रहा है। ठीक है, मैं जब भी ये आता है तो बता ही देता हूँ। चलिए इसके बारे में बता दूं, ये तो आपको एक्सल के बारे में हो गया। ठीक है, चलिए मैं कोचिंग में चलता हूँ, कोचिंग स्टॉक के लिए। ठीक है, तो कोचिंग स्टॉक मेरी आवाज को सुनकर लिख ले तो बहुत ही अच्छा रहेगा, मैं कितना लिख पाऊंगा ध्यान दीजिएगा मेरी आवाज पर। कि अगर कोचिंग स्टॉक के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अगर बेयरिंग, देख मैं बेयरिंग की तापमान में बात बता रहा हूँ। ठीक है, एक ही एक्सल पर बेयरिंग, मान लेते हैं बेयरिंग है, दोनों बेयरिंग के तापमान में अंतर, एक ही एक्सल पर दोनों बेयरिंग के तापमान में अंतर के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं कि अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक रहता है तो हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, कोई एक्शन नहीं लेंगे, कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन जब आपका बेयरिंग का तापमान एक ही एक्सल पर दोनों बेयरिंग के तापमान में अंतर 10 डिग्री से 15 डिग्री तक तापमान होगा तो अगले CNW को हम सूचित करेंगे कि भाई एक्सल, इस बोगी का एक्सल नंबर इतना जो है या उसका तापमान 10 से 15 डिग्री के बीच हो गया है। ठीक है, उसके बाद जब 16 डिग्री से 20 डिग्री सेंटीग्रेड अगर तापमान रहता है अंतर, मतलब दोनों बेयरिंग के तापमान में जब अंतर हो जाएगा तो हम CNW जहां से इसकी जांच हुआ था पीछे, वहां से स्टाफ को बुलाएंगे और दिखाएंगे कि यह बेयरिंग का तापमान 16 से 20 डिग्री हो गया है, आप कैसे चेक किए थे ना, इसको फिर से इसको ठीक कीजिए। ठीक है, लेकिन अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर ज्यादा तापमान दोनों बेयरिंग के तापमान में अगर अंतर देखा गया तो उस मतलब ट्रॉली को, मतलब उस बोगी को हम उस गाड़ी से अलग कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने बताया कि दो बेयरिंग के बीच के तापमान में अंतर। लेकिन आपके एक्शन में क्वेश्चन में है कि डायरेक्ट एक क्वेश्चन किया है कि एक्सल बॉक्स का तापमान कितना अगर हो जाए तो हम मतलब हॉट एक्सल कहेंगे और उसको हम गाड़ी से अलग कर देंगे तो 80 डिग्री। ठीक है, लेकिन मैंने ये जो उस वक्त से बोल रहा हूँ ये दोनों बेयरिंग के तापमान में अंतर में बोल रहा हूँ। ये आपका क्वेश्चन है एक्सल बॉक्स के हॉट एक्सल के, मतलब एक्सल बॉक्स जो हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है, उसके बारे में 80 क्वेश्चन में अंतर है। हमको जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। अब मैं गुड्स में चलता हूं, इसमें भी आपको 3 कंडीशन होता है। एक नंबर इसमें भी होता है कि अगर 60 डिग्री से 65 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में अगर तापमान है, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो नेक्स्ट CNW जो आएगा आगे CNW, वहां पर अच्छे से इसको चेक किया जाएगा। कब, जब 60 से 65 डिग्री के बीच उस बेयरिंग के तापमान में अंतर हो जाएगा। जो गुड्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उस वक्त कोचिंग के बारे में बात कर रहा था। ठीक है, और 2 नंबर में है कि अगर 65 से 90 डिग्री के बीच अगर एक्सल में अगर अंतर हो जाए तो हम नेक्स्ट जो TXR जो होता है, TXR के बारे में मैं बताऊंगा आगे डिटेल रूप में, अभी इतना ही जानिए। TXR जो आगे जो आएगा वहां पर चेक किया जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ जितने भी सेक्शनल कंट्रोलर जो होता है उसको सूचित किया जाएगा कि इस रूट के जितने भी सेक्शन मास्टर हैं उनको भी सूचित किया जाएगा कि इस गाड़ी का मतलब इस गाड़ी का बोगी नंबर या कोच नंबर नहीं, वैगन नंबर का यह एक्सल जो है, इसके बॉक्स का, एक्सल बॉक्स का या बेयरिंग का तापमान जो है 60 से 90 डिग्री हो गया है। ठीक है, लेकिन तीसरा पॉइंट आता है कि अगर 90 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर अधिक अगर हो देखा गया तो उस ट्रॉली को, उस बोगी को, उस कोच नहीं, उस वैगन से हम अलग कर देंगे, अर्थात आइसोलेट कर देंगे। जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे, बहुत हमने बोल दिया, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे का 46 नंबर क्वेश्चन में
कि जल शौचालय कक्ष में विभाजन सीट की मोटाई। तो विभाजन जो होता है जल शौचालय जो बायो टैंक जो होता है उसमें जो पार्ट में जो बांटा रहता है उस प्लेट की मोटाई कह रहा है तो यह 2 mm होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बॉक्सर बैगन का टेयर वेट कितना होता है। ठीक है, तो टेयर वेट कितना होता है तो 22.47 टन होता है। ये रटने वाला है। वैगन वाला डायमेंशन वाला जो PDF मैंने दिया है उसमें पढ़ लेंगे। बहुत वीडियो लंबा हो रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं। रेल स्प्रिंग कारखाना कहाँ है? देखिए रेल स्प्रिंग कारखाना जो है ग्वालियर में है। ठीक है, अब आप कहिए कि नहीं सर सिंथौली में है, सिंथौली में है, कोई कहेगा कि नहीं सर MP में है। ठीक है, तो आप जान लीजिए कि अगर स्टेट अगर पूछता है तो MP में है, किस जिला में है तो ग्वालियर जिला में है, किस जगह पर है तो सिंथौली में है। यानी ग्वालियर क्या कहते हैं MP के ग्वालियर जिले के सिंथौली नामक स्थान पर रेल स्प्रिंग कारखाना स्थित है। ठीक है ना, जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। 49 में क्या कह रहा है कि DS8 फॉर्म जो है क्या है? DS8 फॉर्म क्या है? तो DS8 फॉर्म जो है कंडम जो क्या बोलते हैं कंडम मटेरियल जो है उसको जो है हम लोग क्या करते हैं वापस करते हैं। कंडम मटेरियल जो होता है उसी को हम लोग जो है वापस करते हैं। ठीक है, तो स्टोर वाला जो PDF जो दिए हैं उसमें पूरा डिटेल रूप में दिया है DS2 क्या है, DS8 क्या है। ठीक है, बहुत सारे चीज के बारे में हमने बताया है, टाइपिंग करवा करके उस वीडियो को जाकर के देखिए। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर तत्काल केवल DS8 के बारे में मैं बता दूंगा। DS2 ये सब क्या है उसमें जाकर देखें। मैं चाहता तो अब यहाँ पर स्क्रीन पर भी PDF खोलकर आपको दिखा देता, लेकिन आप लोग उसको भी जाकर के देखिए, एक क्वेश्चन के बदले और भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए DS8 क्या है इसके बारे में जानते हैं। स्टोर के ऐसे आइटम जो उपयोग करने के बाद मेन डिपो को वापस करने पड़ते हैं उसके लिए DS8 प्रोफार्मा का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन आता है कि DS8 जो है प्रोफार्मा कितने कॉपी में तैयार किया जाता है, कितने कॉपी में भरकर मतलब वापस करते हैं तो 6 कॉपी में, 6 कॉपी में हम लोग भर करके उसको वापस करते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। अब DS8 के बारे में हमने बताया, वीडियो को रोक करके फिर से समझ लें। चलिए, तो इसमें जो है ऑप्शन इसका आंसर जो है 49 का चलिए इसमें है दिया हुआ है निंदा माने कंडमिंग वाला जो वापस करते हैं उपयोग करने के बाद, अभी हमने ऊपर बताया। D नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए 50 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन के बारे में हम आपको बता दें। ठीक है, कह रहा है कि NTXR किसके अधीन कार्य करता है। अभी हमने ऊपर जो बेयरिंग का तापमान जो मैंने बता रहा था, तो अगले नेक्स्ट TXR जो मैंने बताया उसी के बारे में है। NTXR उसका फुल नेम NTXR होता है। ठीक है, तो लिखा ही है, आप लोग देख ही रहिएगा कि NTXR। ठीक है, तो इसका पहले आप लोग फुल फॉर्म लिख लीजिए NTXR यानी चीफ न्यूट्रल मेन ट्रेन एग्जामिनर, चीफ न्यूट्रल ट्रेन एग्जामिनर इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, चीफ यहाँ पर C होना चाहिए, एक यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक C लग रहा था, CNEXR। ठीक है, CNEXR। ठीक है, चीफ न्यूट्रल ट्रेन एग्जामिनर, चीफ न्यूट्रल ट्रेन एग्जामिनर। ठीक है, यहाँ पर C लगा रहा है। ठीक है, तो ये जो है यह क्या बोलते हैं, यह क्या है इसके बारे में भी जान लीजिए कि भारतीय रेलवे प्रत्यक्ष नियंत्रण अधिकारी यानी NCO। ठीक है, NCO अर्थात भारतीय रेलवे जो प्रत्यक्ष नियंत्रण अधिकारी NCO जो है उनके अधीन जो है यह तटस्थ मतलब नियंत्रण की कार्य करता है। ठीक है, और IRCA की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। किसके? IRCA की गतिविधियों के लिए यह जिम्मेदार है। एक नंबर पॉइंट में आपने लिखा, एक नंबर पॉइंट में आपने क्या लिखा कि CNTXR का फुल फॉर्म क्या होता है तो चीफ न्यूट्रल ट्रेन एग्जामिनर। ठीक है, यह जो है भारतीय रेलवे प्रत्यक्ष नियंत्रण अधिकारी NCO के अधीन तटस्थ नियंत्रण का कार्य करता है और IRCA की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। 2 नंबर पॉइंट में आप लिखेंगे कि यह तीसरी आंख की तरह कार्य करता है। NTXR जो है तीसरी आंख की तरह यह कार्य करता है। ठीक है, 3 नंबर पॉइंट में आप लिखेंगे
कि यह रेलवे के निदेशक के अधीन कार्य करता है, ठीक है, अर्थात वर्क्स अंडर डायरेक्टर ऑफ रेलवे, वर्क्स अंडर डायरेक्टर ऑफ रेलवे, अर्थात यह रेलवे के निदेशक के अधीन कार्य करता है, ठीक है। और 4 नंबर पॉइंट में क्या लिखेंगे आप, बोर्ड, बोर्ड यानी रेलवे बोर्ड एवं स्थानीय प्राधिकारियों के अधीन कार्य नहीं करता है। किसके अधीन कार्य नहीं करता है, बोर्ड या स्थानीय प्राधिकारियों के, यानी स्थानीय जो अधिकारी होता है उनके अधीन कार्य नहीं करता है, ठीक है। और 5 नंबर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है एनटीएक्सआर के बारे में, यह मतलब मानक गुणवत्ता इसका क्या है, तो इसको मिटा देते हैं। कोचिंग के लिए मानव गुणवत्ता जो एनटीएक्स का जो मानक गुणवत्ता जो होता है, तो कोचिंग के लिए, तो कोचिंग के लिए होता है IRCA 2000, ठीक है। और गुड्स के लिए होता है IR, नहीं इसमें जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, देखिए पहले हम गुड्स का लिख देते हैं IRCA, ठीक है, IRCA पार्ट PART पार्ट 3 2000, ठीक है। और कोचिंग के लिए होता है IRCA पार्ट 4 2000, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि एनटीएक्सआर जो होता है मानक गुणवत्ता वैगन के लिए क्या होता है, तो IRCA पार्ट 3 2000 और कोचिंग के लिए IRCA पार्ट 4 2000, ठीक है। ये भी आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो मैं 50-50 क्वेश्चन का वीडियो बनाता हूँ, 50 क्वेश्चन में 1-1.5 घंटा लग जाते हैं, वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं, बहुत सारे कमेंट आने लगते हैं कि आप तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबे कर देते हैं, इतना ही 50 क्वेश्चन में इतना वीडियो लंबा कर देते हैं। तो आप खुद सोचिए कि जब डिटेल में बताया जाएगा तो 1-1.5 घंटा तो लग ही जाएंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन आंसर पढ़ते जाएं तो 50 क्वेश्चन को पढ़ने में, एक क्वेश्चन को अगर 1 मिनट में 4 भी क्वेश्चन पढ़ते हैं तो 15 मिनट में हम सारे क्वेश्चन को पढ़कर खत्म कर देंगे। तो मान लेते हैं कि आप पढ़ रहे हैं, हमसे जुड़े हैं, हमारे वीडियो को देखते हैं, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि आपको डिटेल में बताएं और आपके कंफ्यूजन को दूर करें, ठीक है। इसलिए यह वीडियो जो है लंबा हो जाता है। अब आपको हम यह बता दें कि मुझसे जुड़ने के लिए या मुझसे PDF प्राप्त करने के लिए मुझसे देखिए यहाँ पर जो है आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 96 93 57 14 26, 96 93 57 14 26 पर आप लोग मैसेज करके आप LDC JEE WM जो भी मतलब टेक्निकल या JEE के लिए या AWM के लिए जो भी मटेरियल की आवश्यकता होता है, ऑल टू ऑल मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जाएगा और अच्छे से अच्छे तैयारी कराया जाएगा और साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी लिया जाएगा, ठीक है। चलिए मैं वीडियो कहीं समाप्त करता हूं। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, अभी वीडियो को रोक करके लिखे कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए वीडियो कहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।